हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरेप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। देखिए, आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए कोविरेप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की है। कोरोना के खिलाफ जंग में यह एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो सकती है। कोविरेप में तापमान नियंत्रित करने की यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन ऐप संलग्न है। ये तीनों उपकरण विभिन्न जीनों को चिन्हित करके SARS-CoV-2 की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीन स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भारत के अनेक जन कल्याण के कानून वहां लागू होना शुरू हो गए हैं। अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पहली बार G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूहों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी यूक्रेन। देखिए, सऊदी अरब की अध्यक्षता में पहली बार G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की त्रिस्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह का गठन वर्ष 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन के दौरान G20 के नेताओं द्वारा किया गया था। यह G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य योजनाओं को अपडेट करने और क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह G20 नेताओं के प्रति उत्तरदायी है। ACWG आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल सहित प्रोसेसिंग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यों के साथ समन्वय एवं सहयोग करता है। बात करें G20 समूह के बारे में, तो G20 विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इस समूह का विश्व की 85%, ध्यान रखिएगा 85% GDP पर नियंत्रण है तथा यह विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1997 टू 1998 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद यह स्वीकार किया गया था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा के लिए भागीदारी की आवश्यकता है। वर्ष 1999 में G7 के वित्त मंत्रियों द्वारा G20 वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक बैठक के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। तो इसी के साथ ही G20 का उत्पत्ति हुआ था, ध्यान रखिएगा 1999 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव यानी IAVI द्वारा SARS-CoV-2 को अप्रभावी करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की कौन सी कंपनी के साथ एक समझौते की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए फाइजर, ऑप्शन बी मर्क, ऑप्शन सी गैलेक्सो, ऑप्शन डी बायोजेन। देखिए, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव द्वारा SARS-CoV-2 को अप्रभावी करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मर्क के साथ एक समझौते की घोषणा की गई है। बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में, तो ये मानव निर्मित प्रोटीन होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की भांति कार्य करती है। इन एंटीबॉडीज को
IAVI तथा स्क्रिप्स रिसर्च द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नवप्रवर्तक हस्तक्षेप के रूप में संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मर्क। ध्यान रखिएगा ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करने और समग्र विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष कब विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। बात करें विश्व विकास सूचना दिवस के इतिहास के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तय किया कि विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ साथ द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक की अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली के चित्रों को संपूर्ण विवरण के साथ पूरे विश्व को दिखाने के लिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने कौन से परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए लाइफ इन रॉयल, ऑप्शन बी लाइफ इन क्राफ्ट, ऑप्शन सी लाइफ इन मिनिएचर, ऑप्शन डी लाइफ इन विनेट। देखिए, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने वर्चुअल तरीके से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के द्वारा भारत के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली के चित्रों की संपूर्ण विवरण के साथ पूरे विश्व में दिखाया जाना संभव होगा। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के बारे में बात करें तो लाइफ इन मिनिएचर संस्कृति मंत्रालय की नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के माध्यम से दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली के चित्रों को संपूर्ण विवरण के साथ देख सकेंगे। इस परियोजना में मशीन लर्निंग, संवर्धित वास्तविक और उच्च परिभाषा रोबोट, कैमरों के साथ डिजिटलीकरण जैसे तकनीकों का इस्तेमाल कर कला के इन विशेष कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाइफ इन मिनिएचर। लाइफ इन मिनिएचर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन से राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इससे किसानों को कई फायदे होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जूनागढ़ जिले के गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित UN मेहता हृदय रोग संस्थान और शोध केंद्र से संबंध बच्चों के हृदय रोग से संबंधित अस्पताल का भी उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पहले चरण में दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहाल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, आणंद और गिर सोमनाथ जिले को शामिल किया गया है। शेष बचे जिलों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना में 2023 तक शामिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश।
देखिए, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची जारी की गई है। ध्यान रखिएगा, 2019 का ये जो पूरा सीजन था, उस टाइम जो आकर्षित किए हैं जो राज्य, उनके बारे में रिपोर्ट है, क्योंकि 2020 में खत्म नहीं हुआ है। 2020 का आपको 2021 में वो आता है रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में लगभग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23 ये लिख देगा। पूरे विश्व का अगर, पूरे देश का अगर बात करें तो 23.1% यात्रियों को ये आकर्षित कर रहा है। इसके बाद अगर आप बात करें तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु TN लिख दे रहे, ठीक है, तमिलनाडु का 21.3%। और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है आपका 10.2% के साथ, ठीक है, सॉरी तीसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर है और ये तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गया आपका देश घरेलू पर्यटकों के बारे में। अगर पूरे विश्व के पर्यटकों के बारे में बात करें तो जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में, उसमें तमिलनाडु आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, विश्व पर्यटकों को आकर्षित करने में। वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। विश्व के मामले में देखें तो TN जो है पहले स्थान पर है, ठीक है, आपका महाराष्ट्र MH दूसरे स्थान पर है और UP आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है, जिसमें से तमिलनाडु में जो है 68 लाख एल कर दे रहे, ठीक है, 68 लाख विदेशी पर्यटक आए। महाराष्ट्र में आपका 55 लाख आए और उत्तर प्रदेश में आपका 47 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अलग से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके विश्व पोलियो दिवस जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। डॉक्टर जोनास साल्क ने वर्ष 1955 में पोलियो से बचाव की दवा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। पोलियो क्या है, इसके बारे में बात करें तो पोलियो या पोलियो मेलाइटिस एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण यह बीमारी होती है। पोलियो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाला यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला कर सकता है, जिससे पक्षाघात होने की आशंका होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों से टीकाकरण अभियान ने दुनिया को पोलियो से बचाया है। भारत पिछले 7.8 वर्षों से पोलियो मुक्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। जिले के डोईवाला क्षेत्र के मांजरी ग्रांट गांव में योजना शुरू करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि एकीकृत आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी अवधारणा है जो मील का पत्थर साबित होगी। किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए रावत ने कहा कि किसानों के जागरूक होने से कृषि उत्पादन में सुधार के साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना के लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के साथ ही मशीनीकरण और वैज्ञानिक तरीकों पर गौर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने जैविक खेती को उत्तराखंड की विशेषता बताते हुए इसे बढ़ावा दिए जाने की जरूरत जताई और कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैल्यू एडिशन एंड ब्रांड की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।